नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, एक महिला होती है जिसकी शादी को लगभग 5 साल बीत चुके थे और अभी तक उसे कोई बच्चा नहीं हुआ था। और उस महिला का दोस्तों जो पति था वो अक्सर ही उसे ताने दिया करता था कि पता नहीं मैंने किस तरह की औरत से शादी कर ली है, शायद ये बांझ है और अगर इसी तरह से चलता रहा तो फिर मैं दूसरी शादी करूंगा। और फिर क्या होता है दोस्तों कि इसी तरह से वो महिला इतनी ज्यादा परेशान हो जाती है कि फिर वो अपने जेठ से ही सब कुछ करवाने के लिए तैयार हो जाती है। और फिर जो वो जेठ होता है वो भी कहीं ना कहीं रंगीन मिजाज का लड़का था और फिर वो उस महिला को कमरे में ले जाता है और फिर इस तरह से उसके साथ सब कुछ आगे का कार्यक्रम करता है दोस्तों कि उस महिला की स्थिति बिगड़ जाती है। और जब आप इस पूरी कहानी में ये चीज सुनेंगे देखेंगे दोस्तों तो यकीनन आपके होश उड़कर रह जाएंगे। लेकिन उससे पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके बताइएगा दोस्तों। आपका इतना करना हमारे लिए बहुत मोटिवेशन देता है दोस्तों, तो प्लीज हमारे इतना हौसला बढ़ाया करें। तो चलिए दोस्तों आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आज की जो ये कहानी है वो एक महिला की है। एक ऐसी घटना, ये कहानी जो है वो दोस्तों मध्य प्रदेश से शुरू होती है। मध्य प्रदेश के ही नजदीक में, मध्य प्रदेश में ये गाँव होता है बरेला और उसी जगह पर 2 भाई रहा करते थे। एक भाई का नाम मोहित होता है और दूसरे भाई का नाम सूरज होता है। अब जो मोहित था उसकी उम्र 40 साल के करीब होती है और जो ये सूरज होता है उसकी उम्र 25 साल के करीब होती है। अब बचपन में ही जो ये मोहित और सूरज के माता पिता होते हैं वो एक बीमारी की वजह से उनकी मृत्यु हो चुकी होती है। तो अब जो सूरज का लालन पालन है उसके बड़े भाई मोहित ने ही किया हुआ था और फिर इसी वजह से मोहित जब 30 साल का ही था तभी उसने शादी कर ली थी। और फिर शादी करने के बाद वो लगभग 4-5 साल ही हुए थे कि फिर जो उसकी पत्नी होती है उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन अपने भाई के लालन पालन के लिए वो अब दूसरी भी शादी नहीं करता है। जो सूरज था उसको वो बहुत ही लाड प्यार से पाल पोस करके बड़ा करता है और फिर उसके ही नजदीक गांव में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम गीता होता है, जिसकी उम्र लगभग 21 साल होती है, उसके साथ वो उसका विवाह करवा देता है। और फिर ये शादी करवाने के बाद अब दोनों ही पति पत्नी खुशहाली से रहने लगे थे। मोहित के पास अच्छी खासी खेती बाड़ी थी और इसी वजह से जो ये मोहित और जो ये सूरज थे उन्हीं पर ये लोग खेती बाड़ी का ही काम करते थे और उससे वो बहुत अच्छे खासे पैसे भी कमा रहे थे और इसी से जो घर का खर्चा था वो भी बहुत अच्छे तरीके से इनका चल रहा था। कुल मिलाकर जिंदगी इनकी बेहतरीन तरीके से चल रही थी। अब जो सूरज होता है उसकी शादी को लगभग 4 साल बीत चुका होता है लेकिन फिर भी अभी तक उसे कोई बच्चा नहीं हुआ था। अब वो यही सोचता है कि घर में कोई भी छोटा बच्चा नहीं है। अब जो उसके बड़े भैया मोहित थे उनकी भी जो शादी थी वो हो चुकी थी और भाभी इस दुनिया से उनकी जा चुकी थी। अब घर में सिर्फ एक महिला यही बची थी, इसकी पत्नी, और इसमें इसे घर में वारिस चाहिए था और इसीलिए सूरज जो है वो अपनी पत्नी के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर देता है और फिर उससे कहता है कि 4-5 साल शादी को हो गए लेकिन अभी तक तुम मुझे कोई बच्चा नहीं दे पाई। और इसी वजह से दोस्तों अक्सर इन दोनों के बीच में नोकझोंक होने लगी थी। लेकिन फिर भी जो ये मोहित था वो इन सब बातों से अनजान था। लेकिन फिर क्या होता है कि जो ये गीता थी वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और उसके ही गांव की थी और उसकी उम्र जो थी वो शादी के वक्त भी 21 साल थी और उसकी खूबसूरती जो थी वो दिनों दिन बढ़ती ही जा रही थी। अब जो कोई भी पुरुष अगर एक बार उसे देखता था तो देखता ही रह जाता था और इसीलिए सूरज भी ऐसा ही था। सूरज भी कहीं ना कहीं हैंडसम था, स्मार्ट था और इसीलिए दोनों की शादी में दोनों की काफी तारीफ की गई थी और दोनों 1-2 साल तक प्यार से रहते भी हैं। लेकिन जब से सूरज के अंदर ये कीड़ा बैठ जाता है कि अब उसे पिता बनाए, घर में बच्चा चाहिए, तब से उन दोनों पति पत्नी के बीच में अब झगड़ा होना शुरू हो गया था। अब होता क्या है कि अब अक्सर इन दोनों के बीच में इसी बात को लेकर नोकझोंक होती थी। अब कुछ वक्त तो इसी तरह से व्यतीत हो जाता है और फिर क्या होता है कि उसके बाद में एक ऐसी भी रात आती है जिस रात में दोस्तों जो सूरज होता है वो अपने कमरे में अपनी पत्नी के पास जाता है। रात के तकरीबन उस समय 11 बज रहे थे और तभी उनके कमरे से आवाज आना शुरू हो जाती है और आवाज जो थी वो इतनी ज्यादा तेज थी कि जो बगल में मोहित जो बाहर आंगन में सो रहा तो उसके कान में भी आवाज आती है। और फिर जो मोहित होता है वो सूरज के कमरे के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है और फिर सुनने लगता है और तभी वो ये सुनता है कि जो ये सूरज है वो गीता को उस समय डांट फटकार रहा होता है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है, तुम्हें कुछ करना ही नहीं आता है, तुम बांझ हो और बस इसीलिए हमें औलाद नहीं हुआ, हमें बच्चा नहीं हुआ। और इसीलिए दोस्तों वो उसके ऊपर डांट फटकार रहा था, उससे झगड़ा करता है। और फिर उसके थोड़ी देर के बाद जो ये गीता होती है उसकी पत्नी, वो कमरे से रोते हुए बाहर निकलती है और सीधे ही छत पर चली जाती है। अब दोस्तों ये सारा नजारा जो है वो मोहित चुपचाप से खड़े होकर वहां पर देख रहा था। अब उसे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि वो गीता से बात करे तो कैसे करे। अब इसी तरीके से रात के लगभग
2 बजे का समय हो चुका था और जब वो ये देखता है कि गीता जो है वो अभी तक छत के ऊपर से नहीं आई है, वो वहीं पर बैठकर रो रही है, तो फिर उसके बाद वो हिम्मत करके छत के ऊपर जाता है। और फिर जी गीता जैसे ही वहां पर अपने जेठ को देखती है तो देख करके कहीं ना कहीं घबरा जाती है और फिर उसके जेठ उसके पास जाता है और फिर उससे कहता है कि क्या बात है दीपा, सब कुछ तो अपने घर में है, सारी सुख सुविधाएं भी है, तो फिर तुम्हारे ऊपर ये सूरज अक्सर क्यों चिल्लाता रहता है, आखिर ये तुमसे झगड़ा क्यों करता है। और तभी जो ये गीता होती है, जब इस तरीके से प्यार से उसका जेठ ऐसी बात पूछता है तो फिर गीता उसे सारी सच्चाई बता देती है कि जेठ जी, मैं तो सब कुछ अच्छे से ही करती हूँ, सब कुछ संभालती भी हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं ऐसी क्या बात हो गई है कि जो सूरज है वो मुझसे खुश नहीं रहता है और बस सूरज इसीलिए हमसे नाराज रहता है और वो ये भी कहता है कि मैं कुछ भी उसके लिए नहीं करती और इसीलिए मुझे औलाद भी उसे नहीं, मैं औलाद भी उसे नहीं दे पा रही और मेरे ऊपर बच्चा ना होने की वजह से वो दबाव बनाना शुरू कर दिया है। अब जैसे ही मोहित ऐसी बात सुनता है तो फिर गीता के पास आता है, उसके आंसू पोंछने लगता है और फिर उसका जो सर है वो अपने कंधे पर टिका लेता है और फिर उसे कहता है कि तुम बिल्कुल भी इस बात की फिक्र मत करो, मैं इस बारे में सूरज से बात करूंगा और उसे समझाऊंगा कि वो तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार ना करे। अब दोस्तों इसी तरीके से जब मोहित गीता को स्पर्श करता है तो फिर उसके बाद उसके सोए हुए अरमान भी जाग जाते हैं। अब गीता को भी जो जेठ है उनका स्पर्श पा करके उसे भी कहीं ना कहीं अच्छा महसूस हुआ था, क्योंकि उसे ये प्यार मोहब्बत अपने पति सूरज से नहीं मिल पा रही थी और जब इस तरीके से वो उसे चुप कराता है तो दोनों के ही मन में हलचल शुरू हो जाती है। और फिर क्या होता है कि कुछ ही समय व्यतीत होने के बाद अब मोहित जो है वो गीता से कहता है कि एक काम करो कि तुम जाकर के आराम करो, मैं सुबह होते ही सूरज से बात करूंगा। और अब इसी तरह से पूरी रात बीत जाती है और रात बीतने के बाद अब सुबह भी हो जाती है और सुबह होने के बाद जो ये मोहित होता है वो सूरज से कहता है कि सूरज, आज मैं तुम्हारे साथ खेत पर काम करने साथ में ही चलूंगा, लेकिन जो ये सूरज होता है वो अपने भाई को इस चीज के लिए मना कर देता है और कहता है कि आप घर में ही आराम कीजिए, आपकी उतनी उम्र नहीं है तो मैं अपना सारा काम देख लूंगा, वैसे भी तो मैं कर ही लेता हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी जो मोहित है वो तो घर में रुक जाता है और सूरज जो है वो आज अकेले ही खेत में जाता है। अब इसी तरीके से क्या होता है कि जो ये मोहित है उसे आज सूरज पर कुछ ना कुछ शक हो गया था कि अक्सर ही वो मुझे इस चीज के लिए मना कर देता है, खेत पर ले जाने से वो मना क्यों कर देता है। अब क्या होता है कि कुछ समय व्यतीत होता है और फिर थोड़ा टाइम बीतने के बाद जो ये मोहित होता है वो गीता से कहता है कि सूरज के लिए खाना बना करके पैक कर दो, मैं खेत में ही ले जा करके खाना उसे भी दे दूंगा और मैं भी खा लूंगा। और फिर गीता जो है वो जल्दी जल्दी खाना बनाती है और फिर खाने को टिफिन में डालती है और उसके बाद वो अपने जेठ मोहित को देती है और मोहित जो है वो टिफिन लेकर के खेत में जाता है। और फिर जब वो खेत में पहुंचता है तो इधर इधर वो सूरज को ढूंढना शुरू करता है। अब जो सूरज था वो खेत में दिखाई ही नहीं दे रहा था। तभी मोहित ये सोचता है कि ये घर से तो खेत पर ही काम करने के लिए कहकर आया है, लेकिन वो खेत में है क्यों नहीं। लेकिन जैसे ही वो खेत में और नजदीक जाता है तो फिर उसे खेत में एक छोटा सा जो कमरा बना होता है उसमें से उसे कुछ आवाजें सुनाई दी जाती है। अब जो मोहित होता है वो सीधे उस कमरे के पास जाता है और कमरे के पास पहुंचने के बाद वो एक छोटी सी खिड़की से, जब वो खिड़की से अंदर झांकता है तो फिर जैसे ही वो अंदर देखता है तो जो कुछ उस कमरे में होते हुए देखता है वो देख करके मोहित के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। अब जो ये सूरज होता है दरअसल दोस्तों वो गांव के ही एक महिला के साथ गलत काम कर रहा था और गलत काम करते हुए मोहित जब उसे ऐसा करते देखता है तो फिर उसके होश उड़कर रह जाते हैं। अब जो उसका भाई मोहित है वो सारा नजारा खड़े खड़े देख रहा था जब तक कि उनका सारा काम खत्म नहीं हो जाता है। अब जो सूरज होता है वो उसी गांव की एक महिला होती है जिसका नाम कविता होता है, उसके साथ वो अक्सर ही गलत काम किया करता था और इसीलिए वो उसे अक्सर ही खेत में बुला लिया करता था, या फिर ये मान लीजिए कि उन दोनों के बीच में अफेयर चल रहा था और इसी वजह से जो सूरज था वो अपनी पत्नी से खुश नहीं रहता था। और इसीलिए जब ये सारा काम खत्म होता है और फिर जो ये कविता होती है जब वो उस कमरे से निकल करके चली जाती है तभी उसी वक्त जो ये उसका बड़ा भाई मोहित होता है वो कमरे में जाता है और जैसे ही सूरज वहां पर मोहित को देखता है तो उसे देख करके दंग रह जाता है और परेशान हो जाता है कि कहीं उसके भैया ने सब कुछ देख तो नहीं लिया। और फिर उसके बाद जो मोहित होता है वो सूरज के पास जाता है और उसे खींच कर एक तपाचा उसके गाल पर जाता है और कहता है कि इतनी खूबसूरत लड़की तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर में है और फिर भी उसके बावजूद भी तुम गांव की महिलाओं के साथ भला ऐसा काम कैसे कर सकते हो, और इसीलिए तुम्हें गीता से बच्चा भी नहीं हो रहा है। अब दोस्तों उसके बाद क्या होता है कि जो ये सूरज होता है वहीं पर रोना शुरू कर देता है और फिर उससे कहता है कि आप तो जानते हैं कि मैं ऐसा ही लड़का हूँ और जो गीता है वो बिल्कुल ही सीधी सादी है, गांव की लड़की है और इसीलिए वो मुझे खुश नहीं रख पाते और बस इसीलिए मुझे इधर उधर घूमना पड़ता है, अपना समय व्यतीत करता पड़ता है, उन महिलाओं के साथ वक्त बिताना पड़ता है। और तभी वो ये भी बात बताता है कि मैं कविता से बहुत ज्यादा प्यार भी करता हूँ और ये मेरी सारी इच्छाओं को भी पूरा करती है।
अब जो मोहित होता है तभी वो सूरज से कहता है कि अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे तो गांव में तुम्हारी बदनामी भी हो जाएगी, और गांव की ही लड़की गीता भी तो है, क्या मुंह दिखाएंगे हम गांव वालों को। अब जब सूरज से ऐसी बात मोहित कहता है तो जिसे सुन करके सूरज दंग रह जाता है, और फिर वो कहता है कि भैया आपकी भी तो पत्नी नहीं है, आपका भी तो दिल करता होगा, आपका भी मन करता होगा, तो क्यों ना आप जो है वो गीता के साथ ये सब कुछ किया करें, और मुझे कविता के साथ ये सब कुछ करने दीजिए, इसके साथ रहने दीजिए। इस तरह से घर की बात घर में भी रह जाएगी और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। अब दोस्तों जैसे ही मोहित अपने छोटे भाई के मुंह से ऐसी बात सुनता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और कहता है कि तुम इस तरह की बात कैसे कर सकते हो। और फिर तब सूरज जो है वो ये कहता है कि देखो गीता एक सीधी साधी लड़की है और उसको एक बच्चा चाहिए, और गांव की ही महिला है, तो फिर वो गांव में किसी से कुछ कह भी नहीं, और इसी तरीके से आपका भी दिन बहल जाएगा, मन बहल जाएगा, और मेरे भी बारे में कोई सवाल जवाब नहीं होंगे और कोई भी सवाल हमारे ऊपर नहीं उठाएगा। और इसी तरीके से दोस्तों अब जो ये मोहित और सूरज होते हैं वो दोनों इस तरीके की बातों को ही तय कर लेते हैं। अब जो मोहित होता है वो अब गीता के ऊपर डोरे डालना शुरू कर देता है। अब वो जेठ नहीं बल्कि एक पत्नी की नजर से उसे वो देखने लगता है। अब जैसे ही कुछ समय व्यतीत होता है तो समय बीतने के बाद एक दिन क्या होता है कि सुबह के समय में जो ये सूरज होता है वो अपने बड़े भैया मोहित से कहता है कि भैया आज मैं खेत में जा रहा हूँ और मुझे आज वहां पर पूरा दिन ही काम करना है, और इसीलिए मैं अब शाम को ही घर लौट कर आऊंगा। अब दोस्तों ये बात ये सोच लीजिए कि एक तरह से वो अपने बड़े भाइयों को इशारा कर रहे थे कि आज ही मौका है आपके पास, आप मेरी पत्नी के साथ सब कुछ कर लीजिए और उसे सारी सच्चाई भी बता दीजिए। और इसी तरह से दोस्तों जो ये सूरज होता है वो घर कर बाहर से दरवाजा बंद करके चला जाता है। अब फिर क्या होता है कि जो ये मोहित होता है वो भी कुछ मन में सोचता है, और क्योंकि अब उसके भी सोए हुए अरमान जाग चुके थे, क्योंकि सामने से उसके भाई ने ही इस तरह का ऑफर दिया था उसकी पत्नी के साथ ये सब कुछ करने के लिए। अब जब गीता जो थी वो उस समय खाना बना रही थी, और खाना बनाने के बाद वो जेठ के कमरे में उन्हें खाना देने ले जाती है। तभी क्या होता है कि जो ये मोहित होता है गीता से ये कहने लगता है कि गीता मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, मैं खाना बाद में खाऊंगा, पहले मैं तुमसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। और तभी जो गीता होती है वो उसके सामने बैठ जाती है और कहती है कि बताइए ना भैया आपको मुझसे क्या बात करनी है। अब दोस्तों जो ये मोहित होता है वो गीता से ये कहता है कि देखो गीता, सूरज तो तुमको कभी खुश नहीं रख पाएगा, वो तुमसे खुश भी नहीं रहता है, तो तुम क्यों ना किसी और से शादी कर लो। अब जैसे है ऐसी बात वो गीता से कहता है तभी जो गीता होती है वो कहती है कि भैया आप ये कैसी बातें करें, मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाऊंगी, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। और फिर उसके बाद मोहित कहता है कि देखो गीता, अगर तुमने उसे बच्चा नहीं दिया तो फिर वैसे भी वो दूसरी शादी कर लेगा, क्योंकि मैंने उससे बात की है और इसने यही कहा कि वो अब दूसरी शादी करना पड़ेगा उसे। अब जैसे ही गीता ऐसी बात सुनती है तो रोने लगती है, और फिर रोते हुए, और तभी क्या होता है कि जो ये मोहित होता है उसे उस टाइम मौका मिल जाता है, और मौका मिलते ही ये जो मोहित होता है अब उसे गले लगा लेता है और फिर उसको आंसू पोंछना शुरू कर देता है। और फिर जैसे ही वो उसे गले लगाता है फिर उसके पीठ पर वो हाथ फेर देता है, उसे स्पर्श करता है, और फिर इस तरह का स्पर्श जब वो लगातार उसे करता है तो कहीं ना कहीं गीता को भी अच्छा लगने लगता है, गीता के भी हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं, और फिर इसी बात का जो मोहित होता है वो फायदा उठाना शुरू कर देता है। उसी समय जो ये मोहित होता है गीता से ये कहने लगता है कि गीता देखो, तुम कहीं ना कहीं कैसे न कैसे करके बस उसे एक बच्चा दे दोगी तब वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, और मैं भी चाहता हूँ कि तुम ये घर छोड़ करके कभी मत जाओ और वो भी कभी दूसरी शादी ना करे। और दोस्तों तभी जो ये गीता होती है वो कहती है कि ये कैसे मुमकिन है। तभी जो ये मोहित होता है वो दांव खेल जाता है और फिर कहता है कि क्यों ना मैं तुम्हें वो बच्चा ला करके दे दूं, मैं वो बच्चा तुम्हें करा दूं, जिससे कि तुम्हें बच्चा भी हो जाएगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा, और सूरज भी तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा और तुम भी इस घर से कभी नहीं जाओगे। अब दोस्तों ये बात जब गीता से मोहित कहता है तो कहीं ना कहीं गीता भी इस बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि ये बात तो सही ही कह रहा है, क्योंकि गीता के माता पिता बहुत गरीब थे। अगर कल को उसे सूरज छोड़ देता तो फिर उसके माता पिता कहाँ जाएंगे और उसे कैसे रखेंगे। और इसी बात को लेकर के जो ये मोहित होता है वो फायदा उठा ले जाता है और गीता भी आखिर इस चीज के लिए तैयार हो जाती है। और फिर उसके बाद जैसे ही गीता इस चीज के लिए हामी भरती है तो फिर मोहित तुरंत ही अपने कमरे का दरवाजा बंद करता है, और कमरे का दरवाजा बंद करने के बाद धीरे धीरे वो आगे का कार्यक्रम चालू कर देता है। और फिर उनके बीच में ये खेल जो है वो आपसी रजामंदी से चलने वाली थी। गीता ने खुद से ही उसके सामने सरेंडर कर दिया था, और आखिरकार दोनों की आपसी रजामंदी से मोहित और गीता के साथ ये सारा काम चालू होता है। और जो गीता थी वो कहीं ना कहीं जेठ को अपना रोक रही थी, क्योंकि उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और लेकिन फिर भी जो उसका जेठ था वो कुछ गलत ही तरीके से इस तरह से आगे का कार्यक्रम कर रहा था। अब सूरज तो उसके वक्त ही नहीं देता था, इसीलिए गीता को पहले इन चीजों के बारे में पता नहीं था।
और चूंकि ये खेल उन दोनों की रजामंदी से चालू हुआ था, इसीलिए तब तक ये खेल खेला जाता है जब तक कि गीता को और मोहित को दोनों का ही मन भर नहीं जाता। और फिर इसी तरीके से जब ये सारा खेल खत्म होता है तो फिर जो ये गीता होती है वापस से अपने कमरे में चली जाती है। अब जब गीता अपने कमरे में जाती है तो मोहित उसके पीछे जाता है और फिर उसे कहता है कि क्या बात है गीता, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा, तुम ऐसे कमरे में क्यों भाग करके चली आई। और तभी उसी समय जो ये गीता होती है वो कहती है कि मैंने आज तक ये बात किसी से नहीं कही है, क्योंकि ये बात इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि जो सूरज है वो भी मेरे साथ वक्त नहीं बिता पाता है, वो कहीं ना कहीं कुछ अलग ही है और मुझे इसीलिए सूरज वो खुशी नहीं दे पाता है, मेरा समय पर वो कुछ नहीं कर पाता है और इसी वजह से मैं माँ नहीं बन पाई हूँ। और वो इस बारे में कभी खुलकर मुझसे बात भी नहीं करता था और इसीलिए मैं उसे कुछ कहती भी नहीं थी। अब दोस्तों इसी तरीके से जो ये मोहित होता है वो ये बात समझ जाता है और फिर वो अपनी बहू गीता से कहता है कि तुम इस बात की बिल्कुल बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम्हें जितना भी टाइम चाहिए होगा वो मैं तुम्हें दूंगा और सारा खुशी मैं तुम्हें दूंगा। और फिर उसके बाद दोस्तों मोहित जो है वो अब घर से बाहर निकलता है और फिर जाने के बाद वो दूसरे गांव जाता है और दूसरे गांव में सीधे ही एक वैद्य के पास जाता है और वहां वैद्य के पास जाने के बाद मोहित जो है वो अपनी सारी समस्याएं उन्हें बताता है और कहता है कि मैं अपनी पत्नी को, अपनी बीवी को खुश नहीं रख पाता हूँ क्योंकि मैं ज्यादा देर तक काम नहीं कर पाता हूँ, तो मुझे कुछ ऐसी दवाई दे दीजिए जिससे कि मेरी पत्नी मुझसे खुश रहे। और फिर दोस्तों जो ये वैद्य होता है उसे एक दवा की पुड़िया बनाकर दे देता है और कहता है कि समय बिताने के आधे घंटे पहले तुम इस पुड़िया को खा लेना और फिर उसके बाद अपनी पत्नी के पास जाना। और फिर दोस्तों इसी तरह से जो ये मोहित होता है ऐसी दवाइयां लेकर के अपने घर पर आ जाता है। अब वो दिन वो रात तो बीत जाता है, लेकिन फिर जैसे ही अगले दिन का सुबह आता है और सूरज जो है वो अपने काम पर खेत पर चला जाता है तो फिर उसी समय जो ये मोहित होता है वो गीता के पास जाता है और फिर उससे कहता है कि गीता तुम आज बिल्कुल भी फिक्र मत करो, आज मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छे से खुश करूंगा। और फिर उसके बाद गीता अपने कमरे में जाती है और फिर उसके कमरे में जाने के बाद मोहित अब रसोई में जाता है और उससे पानी एक गिलास निकालता है और जो दवा उसे वैद्य ने दी थी वो उसे खा लेता है और फिर वो दवा खाने के बाद सीधे पहुंच जाता है गीता के पास। लगभग 15 से 20 मिनट ही बीता था कि जो ये मोहित था वो काफी ज्यादा उत्साहित हो गया था और अब जैसे ही वो इस तरीके से उत्साहित होता है और जब गीता उसे ऐसे देखती है तो फिर वो खुद ही अपने आप से ही सारा कार्यक्रम चालू कर देती है। और फिर उसके बाद उस दिन मोहित जो है वो अपना आपा खो देता है, खुद के ऊपर से कंट्रोल खो देता है क्योंकि जो उसने दवा खाई थी उसका कुछ इतना ज्यादा असर हो गया था कि फिर बिल्कुल ही वो हैवान बन चुका था। और फिर गीता के साथ इस कदर से आगे का काम करता है कि गीता इस चीज को नहीं ले पा रही थी। लगभग 3 घंटे का समय ऐसे ही बीत जाता है लेकिन फिर भी मोहित जो है वो अपना काम पर रुक ही नहीं रहा था। लेकिन जो गीता थी वो कहीं ना कहीं इस पल को अच्छे से जी रही थी और थोड़ी बहुत उसे परेशान भी महसूस हो रही थी। और लगभग 3 से 4 घंटे तक ये सारा कार्यक्रम चलता है और जब मोहित ये सब कुछ करके नॉर्मल हो जाता है और फिर जब गीता भी खुश हो जाती है और मोहित भी खुश हो जाता है तो फिर उसके बाद जो ये गीता होती है फिर वो बिस्तर से अब उठ ही नहीं पा रही थी। अब उसकी स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ गई थी कि वो बिस्तर से एक कदम भी चलने लायक नहीं रह गई थी। और फिर उसके बाद जब मोहित उसकी ऐसी दशा देखता है तो कहता है कि अगर तुम ऐसे करोगी तो फिर तुम सूरज हमारी बात बीच के रिश्ते के बारे में जान जाएगा। और फिर उसके बाद जो गीता होती है वो कैसे भी करके होती है लेकिन कहीं ना कहीं उसकी स्थिति ठीक नहीं थी तो वो चल नहीं पा रही थी। अब जो गीता है वो कैसे भी करके धीरे धीरे घर का काम करना शुरू कर देती है। अब शाम का वक्त आ जाता है और जैसे ही शाम का वक्त होता है और जब सूरज घर पर आता है और फिर जब वो घर आता है और जब गीता को ऐसे देखता है तो फिर वो समझ जाता है कि लगता है कि भैया ने आज इसके साथ सारा खेल कर ही दिया है। और फिर दोस्तों इसी तरीके से वो अपने भाई से जाकर के कहता है कि अब भैया आप मुझे मत रोक टोक कीजिएगा क्योंकि मैंने आपको खुद से इतना बड़ा तोहफा दिया है, घर में ही दे दिया है, तो अब आप अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जिए और मुझे अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने दीजिए। और इसी तरीके से दोस्तों अब जो मोहित होता है वो गीता के साथ दिन रात अब जब भी उसे मौका मिलता था और सूरज जब घर पर नहीं होता था तो फिर वो गीता के ही साथ कार्यक्रम करता था। तो इसी तरीके से अब कुछ समय बीत जाता है, लगभग 2 से 3 महीने का वक्त ऐसे ही बीत जाता है। अब गीता भी कहीं ना कहीं खुश रहने लगी थी क्योंकि उसे अब वो सब कुछ मिल रहा था जो अपने वो पति से नहीं मिल पा रहा था, पति से जिसलिए वो नाराज भी रहती थी। अब 2-3 महीने का जब वक्त निकल जाता है तो फिर एक दिन जो गीता होती है उसे ऐसा महसूस होता है कि वो गर्भवती हो चुकी है। और फिर उसके बाद जब वो मोहित से ऐसी बात बताती है कि देखिए मुझे लगता है कि मैं गर्भवती हो गई हूँ, और फिर उसकी जब बात ये मोहित सुनता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो सूरज को फोन करता है कि सूरज देखो तुम्हारी जो पत्नी है वो अब माँ बनने वाली है।
तभी जो सूरज होता है वो कहता है कि भैया वैसे भी वो आपका ही बच्चा है, तो आपकी ही वो सारी जिम्मेदारी बनती है। और फिर उसके बाद जो मोहित होता है वो गीता को लेकर के अस्पताल जाता है, चेकअप करवाता है, सारी तरह की जांच करवाता है। और तब महिला डॉक्टर जो है वो उसे बताती है कि जो ये आपकी पत्नी है या फिर जो आपके भाई की पत्नी है वो अभी 1 महीने की गर्भवती है। अब जैसे ही दोस्तों ये बात गीता सुनती है तो ये बात सुनकर के वो खुशी से फूले नहीं समा रही थी और मोहित भी ये बात सुनकर के खुश हो जाता है। और फिर दोनों घर आते हैं और फिर ये सूरज को बात कंफर्म करता है कि वाकई में तुम्हारी पत्नी माँ बनने वाली है और तुम पिता बनने वाले हो। अब दोस्तों इसी वजह से घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी कि चलो अब घर में जो वारिस है वो आने वाला है। और इसी तरीके से दोस्तों अब जो सूरज होता है वो ये सोचता है कि ये पत्नी तो मेरी है, नाम की मेरी है, लेकिन अब तो ये सारा रिश्ता भैया के साथ बनाती है, तो मेरे ही कहने पर ये सब कुछ हो भी रहा है। लेकिन फिर भी अब वो गीता को बिल्कुल ही ध्यान नहीं देता और वो सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रेमिका कविता के ही साथ रहता था। और वो ये बात भी डिसाइड कर लेता है कि अगर मैं घर को छोड़कर इस घर को छोड़ करके भी चला जाता हूँ तो भैया को भी किसी तरह की कोई कमी नहीं खलेगी, क्योंकि गांव वाले भी अभी इस चीज को लेकर के भैया पर ब्लेम नहीं कर सकेंगे कि ये जो बच्चा है वो मेरा नहीं भैया का है। और फिर यही सब सोचने के बाद दोस्तों एक दिन ऐसा भी समय आता है कि जो ये सूरज होता है वो अपनी प्रेमिका कविता को लेकर के उस गांव से भाग जाता है। पूरे गांव में ये बात फैल जाती है, ये खबर फैल जाती है कि पत्नी गर्भवती है। और फिर वो इस हालात में सूरज जो है वो एक लड़की के साथ भाग गया है। बदनामी तो उसकी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी मोहित ये बात अच्छे से जानता था कि ये एक ना एक दिन टाइम उसकी जिंदगी में ऐसा जरूर आएगा, क्योंकि सूरज कविता से ही प्यार करता था और बस परिवार के दबाव की वजह से उसने गीता से शादी की थी। और अब इसी तरीके से दोस्तों वहां से सूरज तो अपनी प्रेमिका को छोड़ ले गया और पत्नी को घर पर छोड़ गया था। अब जो गांव वाले होते हैं वो कुछ भी इस चीज के बारे में नहीं जान पाते, वो तो यही जानते हैं कि जो ये गीता के पेट में बच्चा है वो सूरज का है। अब दोस्तों होता है क्या है कि उसके बाद में इसी तरीके से कुछ और समय व्यतीत हो जाता है और फिर कुछ समय के बाद में गीता एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। और अब इसी तरह से जो गीता होती है वो मोहित के साथ और अपने प्यारे से बच्चे के साथ रहने लगती है। अब उसका पूरा परिवार कंप्लीट हो गया था और पूरे गांव वाले में भी ये कोई बदनामी नहीं करते हैं, कोई ये इल्जाम नहीं लगाता है कि ये बच्चा जो है वो सूरज का है या मोहित का। और इसी तरीके से अब उनकी जिंदगी जो है वो अच्छे से और खुशहाली से कटने लगती है। अब सूरज जहां कहीं भी होगा वो कविता के साथ खुश रहोगा और इस तरह से इनकी कहानी का अंत हुआ। तो दोस्तों ये रही कहानी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी के दिल को आहत करना, बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। फिर मिलूंगी कल एक और नई घटनाक्रम के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार